डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश वनकर, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के ज्योतिर्मय परिसर में स्थित चैतन्य स्टूडियो से बोल रहा हूँ। आज हम SYBA के अंतर्गत नाट्य विधा में से एकांकी का उद्भव और विकास के बारे में चर्चा करेंगे। आगे के लेक्चर में हमने एकांकी क्या है, एकांकी की परिभाषा क्या है और एकांकी के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। आज हम एकांकी जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुई और उसका धीरे धीरे विकास कैसे हुआ और आधुनिक युग में खास करके एकांकी सबसे ज़्यादा कब लिखी गई उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, देखते हैं एकांकी का विकास। सबसे पहले हम देखेंगे कि एकांकी का उद्भव कैसे हुआ। यह उद्भव एकांकी के उद्भव और विकास के अंतर्गत आएगा। एकांकी जो है वो आधुनिक युग की सशक्त विधा है। एकांकी आधुनिक हिंदी गद्य की एक स्वतंत्र विधा है। यह विधा संस्कृत साहित्य में हम देखते हैं तो अनेक एकांकियाँ मिलती है। कहने का मतलब एकांकी जो है वो लिखने की एक सुदीर्घ परंपरा रही है, एक विरासत रही है और एकांकी को हम संस्कृत में सबसे पहले देख सकते हैं। तो एकांकी का जो उद्भव है वो संस्कृत साहित्य से हुआ है। फिर एकांकी जो है धीरे धीरे अंग्रेजी साहित्य में भी आई है। तो अंग्रेजी एकांकी साहित्य का जन्म 10वीं शताब्दी के लगभग हुआ था। 10वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य में एकांकी विधा का प्रारंभ हो चुका था। फिर अंग्रेजी साहित्य में से बंगला साहित्य में एकांकी जो है वो आती है। कहने का मतलब बंगला साहित्य में भी अंग्रेजी के बाद धीरे धीरे एकांकी आनी शुरू हो गई थी, लिखने का प्रारंभ हो चुका था। और बंगला साहित्य में इतनी जबरदस्त एकांकियों का लिखना शुरू हुआ था कि इसे देख देख कर हिंदी साहित्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित रहा है। तो बंगला साहित्य के प्रभाव के आधार पर एकांकी जो है वो हिंदी साहित्य में लिखने की शुरुआत हुई और लिखने के बाद लगातार लिखी जाती रही है। तो हिंदी साहित्य में भी एक परंपरा रही है, एक विरासत रही है एकांकी लिखने की। हिंदी साहित्य में एकांकी लिखने की जो परंपरा रही है, जो विरासत रही है, उसे हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। सबसे पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उन्होंने सबसे पहले एकांकी को लिखने का प्रारंभ किया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम के आधार पर इस युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया है एकांकी को। तो 20वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय समाज की मध्यम वर्गीय नवचेतना और पाश्चात्य नाट्य परंपरा का संयोजन करते हुए हिंदी
एकांकी नाटक की ठोस जमीन तैयार की। भारतेंदु ने हिंदी नाटक और रंगमंच को पारसी रंगमंच की परिधि से उभरकर एक साहित्यिक सांस्कृतिक आधार दिया। तो सबसे पहले जो रंगमंच था उस पर पारसी का एक कब्जा था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले रंगमंच पर हिंदी साहित्य में रची हुई एकांकियों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया, नाटक भी लिखने का प्रयास किया, साथ ही साथ एकांकी को भी लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एकांकियों की जो कथा वस्तु है वो कथा वस्तु पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक आदि रखी गई है। कहने का मतलब भारतेंदु जी ने या भारतेंदु युग में जितने भी एकांकीकार हुए हैं वो सारे एकांकीकारों ने अपनी एकांकी में एकांकी की जो कथा वस्तु है वो कथा वस्तु पौराणिक रखी है। पुराणों के आधार पर कथा वस्तु को लिखने का प्रयास किया है। इसके अलावा धार्मिक रखा है, धर्म को भी जोड़ा गया है। धर्म में से भी धर्म की कथा वस्तु के आधार पर भी एकांकियां लिखने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ भारतेंदु युग में इतिहास सम्मत एकांकियां भी लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं समाज को भी नज़र समक्ष रखकर एकांकियां रचित की गई है। तो ये भारतेंदु युग में जितनी भी एकांकियां लिखी गई है वो एकांकियों की कथा वस्तु इस तरह की रही है। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग जो है वो खड़ी बोली के लिए प्रसिद्ध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है उनके नाम के आधार पर इस युग को द्विवेदी युग नाम दिया गया है। खड़ी बोली नाट्य विधा है ज़्यादातर, लेकिन खड़ी बोली गद्य के विकास में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुमूल्य योगदान रहा है। इस कालखंड में अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला इत्यादि विभिन्न भाषाओं के नाटकों का अनुवाद और प्रकाशन हुआ है। मौलिक एकांकी लेखन की ओर ध्यान इस युग के नाटककारों का नहीं था, लेकिन द्विवेदी युग में ज़्यादातर नाटक लिखे गए, लेकिन एकांकी भी इतनी ही लिखी गई है, लेकिन ज़्यादातर नाटक ही लिखे गए हैं। इसके बाद आता है प्रसाद युग। तो ये जयशंकर प्रसाद के नाम के आधार पर इस युग को प्रसाद युग कहा गया है। तो प्रसाद युग में भी गद्य रचनाओं का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। इसमें एकांकी भी बाकात नहीं है। हिंदी एकांकी विधा जब सूख चुकी थी तब जयशंकर प्रसाद की प्रतिभा से एक नए दृष्टिकोण के साथ हिंदी एकांकी का अंकुर फूटा। प्राचीन नाट्यशास्त्र, पाश्चात्य रंग शैली के साथ भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों के सामंजस्य से उन्होंने एकांकी लेखन का प्रारंभ किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनकी जो कथा वस्तु रही है, खास करके प्रसाद युग की जो एकांकियों की कथा वस्तु रही है, वो भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक मूल्य आदि को नज़र समक्ष रखकर एकांकियाँ लिखी गई है। प्रसाद के बाद आता है प्रसादोत्तर युग। तो
हिंदी एकांकी के विकास का अगला चरण प्रसादोत्तर युग है। सन 1933 से 1937 तक का जो समय भारत के लिए रहा है वो जटिल कहा गया, क्योंकि इसी समय में स्वतंत्रता प्राप्त करने की कई जगह चरवरें चल रही थी। देश पूरी तरह स्वतंत्र होने के लिए देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ था, लेकिन इसी कालखंड में बंगाल का अकाल, आज़ादी की तड़प, विदेशी शासकों के द्वारा क्रूर अत्याचार इत्यादि इसी समय की प्रमुख समस्याएं रही है। इसी समस्याओं को आधार बनाकर लेखकों ने एकांकी लिखने का प्रयास किया है। तो हम देख सकते हैं कि देश स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ रहा था, इसलिए विदेशियों के द्वारा हमारे देश पर क्या क्या अत्याचार किए जा रहे थे उसका पूरा का पूरा वर्णन जो है वो प्रसादोत्तर युग में देखने को मिलता है। तो इस युग में जितनी भी एकांकियाँ लिखी गई है वो सारी एकांकियों का जो विषय है वो स्वतंत्रता प्राप्ति तो रहा ही है, लेकिन तत्कालीन समाज की समस्याओं पर भी एकांकीकार की नज़र गई है। परिणाम स्वरूप समाज में जो जो समस्याएं थी, अकाल था, बंगाल का अकाल, इसका भी जाने अनजाने एकांकियों में हमें देखने को मिलता है। प्रसादोत्तर युग में ऐतिहासिक, राजनीतिक एकांकी की धारा तीव्र वेग से प्रवाहित हो रही थी। इस युग के एकांकीकारों ने प्राचीन और ऐतिहासिक पात्रों को नजर समक्ष रखकर एकांकियां लिखी है। एकांकीकारों ने मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक के इतिहास को अपनी एकांकियों में अभिव्यक्त किया है। कहने का मतलब कि मुगल काल जो मध्यकाल 1400, 1500, 1700 का जो रहा है, तो वो जो काल है वो शासक के रूप में मुगल थे और वो किस तरह के अत्याचार करते रहते थे, मंदिरों को तोड़ते थे वगैरह वगैरह का जो चित्रण है वो इस काल की एकांकियों में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। साथ ही साथ ब्रिटिश काल था, तो ब्रिटिश काल के समय में अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किए जाते थे वो सारे अत्याचारों का कहीं ना कहीं एकांकियों में समावेश एकांकीकारों ने कर लिया है। परिणाम स्वरूप दुष्यंत कुमार ने भी ये कहा था कि कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ तो मैसर नहीं है चरागाह हर एक शहर के लिए, यहाँ तो दरख्तों के छायों में भी धूप लगती हैं, चलो कहीं चले उम्र भर के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी जितनी भी एकांकियाँ लिखी गई है वो एकांकियों में तत्कालीन समाज की समस्याओं को लेखकों ने रखने का प्रयास किया है। तत्कालीन समाज की क्या समस्याएं थी? तो भूखमरी थी, क्योंकि देश जब स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो वो सारी समस्याएं जो थी, लोगों की मानसिकता क्या थी, वो सबको कहीं ना कहीं रचनाकारों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लिखी गई एकांकियों में पिरोने का प्रयास किया है। परिणाम स्वरूप ये दुष्यंत कुमार ने कहा कि भाई इतनी समस्याएं थी, इतनी गरीबी थी, इतनी भूखमरी थी हमारे देश में कि ज़्यादातर युवा वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग था, वो अपना देश छोड़कर विदेशों में चले जाते थे नौकरी, रोजगार, धंधा वगैरह प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आधुनिक युग में एकांकी साहित्य जो है वो फला फूला है।
खास करके हिंदी साहित्य में। तो हिंदी साहित्य में जितनी भी एकांकियाँ लिखी गई है, इसकी कथा वस्तु तत्कालीन परिवेश के संदर्भ में तत्कालीन परिस्थितियों को नज़रअंदाज करते हुए लेखकों ने लिखने का प्रयास किया है। परिणाम स्वरूप उन्होंने तत्कालीन जो समस्याएं है उस पर ज़्यादातर एकांकियाँ लिखी हैं। कथावस्तु जो है वो उन्होंने पौराणिक, इतिहास सम्मत, सामाजिक रखने का प्रयास किया है, लेकिन ये कथावस्तु के आधार पर तत्कालीन परिवेश और तत्कालीन समस्याओं को लोगों के सम्मुख रखने का एक भरसक प्रयास किया है। तो मित्रों, आज हम यहाँ एकांकी जो विधा है वो गद्य साहित्य की सशक्त एक विधा है। वो विधा को आधुनिक युग में कैसे विकास हुआ, कैसे प्रचार प्रसार हुआ और इस एकांकी विधा की जो कथा वस्तु है वो किस तरह की थी और लेखकों ने, खास करके एकांकीकारों ने इसे कैसे समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उसका बारीकाई से यहाँ हम देख चुके हैं। तो ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं